हरिओम ओम नमः शिवाय। मैंने अपने कुछ विचार पिछले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किए और सोचा कि क्यों ना उन्हीं को हिंदी भाषा में भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। विषय है भारतीय ज्ञान परंपराएं और मानव मस्तिष्क विज्ञान। क्या हम न्यूरोसाइंस के लिए नए प्रश्न खोज सकते हैं? तो मेरा नाम निशांत मिश्र है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोसाइंटिस्ट हूँ। और आज मैं आपके सामने भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में एक ऐसे दृष्टिकोण से चर्चा करना चाहता हूं जो ना तो केवल परंपरागत है और ना केवल आधुनिक वैज्ञानिक। मेरा प्रश्न बहुत सरल है। क्या भारत की ज्ञान परंपराओं में ऐसी दीर्घकालीन मानवीय साधनाएं, प्रशिक्षण पद्धतियां और बौद्धिक परंपराएं हैं जिनका अध्ययन आधुनिक न्यूरोसाइंस को मानव मस्तिष्क के बारे में एक नए प्रश्न पूछने में सहायता कर सकता है? मैं प्रारंभ में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक न्यूरोसाइंस पहले से मौजूद था। और मैं यह भी सिद्ध नहीं करना चाहता कि यदि किसी वेद पाठी योगी या संस्कृत विद्वान के मस्तिष्क में एमआरआई पर कोई अंतर दिखाई देता है तो उससे हमारी संपूर्ण परंपरा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो जाती है। ऐसा कहना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। मेरा प्रस्ताव कुछ अलग है। भारतीय ज्ञान परंपराओं में कुछ ऐसी जीवित मानव परंपराएं हैं जिनमें लोग वर्षों नहीं बल्कि दशकों तक अत्यंत विशिष्ट प्रकार का मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन हमें मानव मस्तिष्क की क्षमताओं और सीमाओं के विषय में नए प्रश्न पूछने का अवसर दे सकता है। आज हम जानते हैं कि अनुभव मस्तिष्क को बदल सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। संगीतकारों का अध्ययन हुआ है, लंदन में टैक्सी चालकों का अध्ययन हुआ है, द्विभाषी और बहुभाषी व्यक्तियों का अध्ययन हुआ है, खिलाड़ियों का अध्ययन हुआ है, ध्यान करने वाले लोगों का अध्ययन हुआ है। इन अध्ययनों से हमें पता चलता है कि दीर्घकालीन अनुभव और प्रशिक्षण मानव मस्तिष्क के संगठन और कार्य प्रणाली से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या यह है कि प्रयोगशाला में होने वाले अधिकांश अध्ययन कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक चलते हैं। मानव जीवन ऐसा नहीं है। मनुष्य अनेक कार्य दशकों तक करता है। एक संगीतकार 30 वर्ष तक अभ्यास कर, एक विद्वान 50 वर्ष तक अध्ययन कर, एक व्यक्ति बचपन से अनेक भाषाओं का प्रयोग कर सकता है, एक वेद पाठी छोटी आयु से प्रारंभ करके दशकों तक मौखिक परंपरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। तो प्रश्न यह है कि यदि मानव मस्तिष्क को वास्तव में समझना है तो क्या हमें उन लोगों का अध्ययन नहीं करना चाहिए जिन्होंने 10, 20, 30 या 50 वर्षों तक विशिष्ट प्रकार का मस्तिष्क का प्रशिक्षण किया है? मेरे विचार से यही आधुनिक मानव न्यूरोसाइंस में एक महत्वपूर्ण मिसिंग टाइम स्केल, एक अनुपस्थित काल अवधि है। भारत में आज भी अनेक जीवित ज्ञान परंपराएं उपलब्ध हैं। वेद पाठी हैं, संस्कृत व्याकरण के विद्वान हैं, अवधानी हैं, योग और ध्यान की विभिन्न परंपराओं के दीर्घकालीन साधक हैं। ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अध्ययन, अध्यापन, शास्त्रार्थ, स्मरण और बहुभाषिक बौद्धिक गतिविधियों में बिताया है। ये परंपराएं न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स के रूप में विकसित नहीं हुई थी, इसलिए हमें इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक शब्दों में जबरदस्ती नहीं बदलना चाहिए। लेकिन इनमें एक वैज्ञानिक अवसर अवश्य है। इन लोगों ने मानव मस्तिष्क को ऐसे प्रकार के प्रशिक्षण दिए हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते। यही इनका वैज्ञानिक महत्व है। पहला उदाहरण, वेद पाठी। एक वेद पाठी क्या करता है? वह केवल मंत्र याद नहीं करता, उसे ध्वनि की सूक्ष्मता सीखनी होती है, उच्चारण की शुद्धता बनाए रखनी होती है, विशाल वर्बल सीक्वेंसेस को स्मृति में रखना होता है, उन्हें बार बार रिट्रीव करना होता है, त्रुटियों को पहचाना और सुधारना होता है, कुछ पाठ पद्धतियों में सीखे हुए सीक्वेंस को विभिन्न क्रमों में पुनर्गठित करते हुए प्रस्तुत करना होता है। यहाँ अनेक वैज्ञानिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। दशकों तक ऐसा प्रशिक्षण ऑडिटरी प्रोसेसिंग को कैसे प्रभावित करता है?
सीक्वेंस लर्निंग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मेमोरी कंसोलिडेशन कैसे होती है, एरर मॉनिटरिंग कैसे विकसित होती है, क्या मस्तिष्क अनफेमिलियर सीक्वेंस को भी अलग ढंग से प्रोसेस करता है, क्या लाभ केवल वेद मंत्रों तक सीमित रहता है या किसी अन्य प्रकार की मेमोरी और लर्निंग में भी ट्रांसफर होता है। पहले एमआरआई स्टडीज में वेद पार्टियों और कंट्रोल पार्टिसिपेंट्स के बीच एनाटॉमिकल डिफरेंसेस देखे गए हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। क्रॉस सेक्शनल डिफरेंस का अर्थ कॉजेशन नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि वेद पाठ नहीं मस्तिष्क में अंतर उत्पन्न किया, हो सकता है कि पहले से ही कुछ अंतर है, हो सकता है कि सिलेक्शन इफेक्ट हो सकता है कि एजुकेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म, लाइफस्टाइल या अन्य कारण उत्तरदायी हों। इसलिए अगली पीढ़ी की स्टडीज प्रोस्पेक्टिव और लॉन्जिट्यूडनल होनी चाहिए। हमें बच्चों का अध्ययन प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले करना चाहिए, फिर 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, तभी हम समझ पाएंगे कि मस्तिष्क वास्तव में कैसे बदलता है। लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज चाहिए। संस्कृत का व्याकरण यह दूसरा उदाहरण है। पाणिनीय व्याकरण का दीर्घकालीन अध्ययन केवल भाषा सीखना नहीं है। इसमें नियम है, नियमों का क्रम है, अपवाद है, ध्वनि विज्ञान है, रूप रचना है, व्युत्पत्ति है, अर्थ का विश्लेषण है, स्मरण है, तर्क है, शास्त्रार्थ है। अब न्यूरो साइंटिफिक क्वेश्चन क्या होगा, यह नहीं कि क्या संस्कृत संसार की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, नहीं, यह एक स्लोगन हो सकता है, लेकिन अपने आप में एक अच्छा साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं है। बेहतर प्रश्न यह होगा कि दशकों तक अत्यंत जटिल रूल बेस्ड लिंग्विस्टिक सिस्टम का अध्ययन मानव कॉग्निशन और ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रभावित करता है। क्या हायरार्किकल प्रोसेसिंग बदलती है, क्या वर्किंग मेमोरी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, क्या कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, क्या एरर मॉनिटरिंग अधिक एफिशिएंट होता है, क्या एक्सपर्ट्स बड़े रूल स्पेसेस को नोवाइसेस से अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और संस्कृत विद्वानों की तुलना कैसे सामान्य कंट्रोल से नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल लिंग्विस्ट से होनी चाहिए, मैथमेटिशियन से, कंप्यूटर प्रोग्रामर से, मल्टीलिंगुअल स्कॉलर से। तभी हम जान पाएंगे कोई पाया गया अंतर संस्कृत के कारण है, भाषा विशेषज्ञता के कारण है, फॉर्मल रीजनिंग के कारण है, या सामान्य वैदिक, सामान्य बौद्धिक प्रशिक्षण के कारण है। अवधान, तीसरा उदाहरण। अवधान मेरे विचार में कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के लिए एक अत्यंत रोचक पैराडाइम है। एक अवधानी एक ही समय में अनेकों प्रश्न, अधूरे कार्यों, लिंग्विस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स, इंटरप्शन और स्मृति सूचनाओं को संभाल सकता है, इनको संभाल सकता है। लेकिन हमें केवल यह कहकर रुकना नहीं चाहिए कि इनकी मेमोरी अद्भुत है। विज्ञान का कार्य है कि इस क्षमता को तोड़कर समझना। क्या इसका कारण वर्किंग मेमोरी है, क्या चंकिंग स्ट्रैटेजी है, क्या प्रोस्पेक्टिव मेमोरी असाधारण है, क्या अटेंशनल शेड्यूलिंग अधिक एफिशिएंट है, क्या इंटरफेरेंस कंट्रोल बेहतर है, क्या मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग अलग है, या वर्षों के अभ्यास के बाद कुछ प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक हो गई हैं। नेचुरलिस्टिक अवधान परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न का टाइमिंग, रिस्पॉन्स लेटेंसी, एरर रेट, अटेंशन स्विचिंग, रिट्रीवल ऑर्डर, इंटरफेरेंस, इन सबको क्वांटिफाई किया जा सकता है। फिर ईईजी, एमईजी, आई ट्रैकिंग, पिपलोमेट्री और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार एक सांस्कृतिक परंपरा एक ट्रैक्टेबल साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम बन सकती है। तो इस प्रकार एक सांस्कृतिक परंपरा एक ट्रैक्टेबल साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम बन सकती है। चौथा उदाहरण, ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण। मेडिटेशन न्यूरोसाइंस में बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी समस्या है, हम अलग अलग प्रैक्टिसेस को एक ही शब्द मेडिटेशन के नीचे रख देते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। धारणा अलग प्रैक्टिस हो सकती है, फोकस अटेंशन अलग, ओपन मॉनिटरिंग अलग, मंत्रा रेपिटेशन अलग, प्राणायाम अलग, सेल्फ इंक्वायरी अलग। इनमें कॉग्निटिव और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अलग हो सकते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि क्या मेडिटेशन ब्रेन को बदलता है। बेहतर प्रश्न है कि कौन सी प्रैक्टिस किस मैकेनिज्म को किन व्यक्तियों में, किन परिस्थितियों में और कितने समय में प्रभावित करती है, कितने समय के लिए प्रभावित करती है। यही मैकेनिस्टिक न्यूरोसाइंस है। पांचवा उदाहरण, आजीवन विद्वता और कॉग्निटिव रिजर्व। हमारे देश भारत में ऐसे अनेक विद्वान हैं जिन्होंने 50-60 वर्षों तक अध्ययन किया है, अध्यापन किया है, शास्त्रार्थ किया, अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है, स्मृति से ग्रंथों का उद्धरण किया है, समाज और शिष्य परंपरा से जुड़े रहे हैं।
क्या ऐसे दीर्घकालीन इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट का स्वस्थ मस्तिष्क वृद्धावस्था से कोई संबंध है? क्या कॉग्निटिव रिजर्व अधिक हो सकता है? क्या डिमेंशिया और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देर से दिखाई देते हैं? लेकिन फिर वही सावधानी आवश्यक है। हम यह नहीं कह सकते कि शास्त्र पढ़ने से डिमेंशिया नहीं होगा। हमें अन्य लाइफ लॉन्ग स्कॉलर्स से तुलना करनी होगी, शिक्षकों से, संगीतकारों से, बहुभाषी व्यक्तियों से, धार्मिक विद्वानों से। हमें वास्कुलर रिस्क फैक्टर, स्लीप, हियरिंग, फिजिकल एक्टिविटी, सोशल एंगेजमेंट, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और अन्य कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को मेजर करना होगा। तभी हम उपयोगी साइंटिफिक कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते हैं। परंपरा से प्रयोगशाला तक कैसे जाएं? यह एक प्रश्न है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भारतीय परंपरा से न्यूरोसाइंस रिसर्च कैसे उत्पन्न हो? मैं इसके लिए एक ट्रांसलेशनल पाइपलाइन प्रस्तावित करता हूं। पहला चरण, प्रैक्टिस को ठीक प्रकार से समझिए। लोग वास्तव में क्या करते हैं, कितने वर्ष तक करते हैं, कितने घंटे करते हैं, किस आयु में आरंभ करते हैं, गुरु की भूमिका क्या है, फीडबैक कैसे मिलता है। दूसरा चरण होना चाहिए कैंडिडेट फिनोमेना पहचानना। क्या यह अटेंशन है, मेमोरी है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, सीक्वेंस लर्निंग है, इमोशनल रेगुलेशन है, मेटाकॉग्निशन है, क्या है। तीसरा, कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस को छोटे कॉग्निटिव ऑपरेशन में विभाजित कीजिए। सही कंपैरेटर ग्रुप चुनिए। पांचवा है कंपीटिंग हाइपोथेसिस बनाइए। ऐसी हाइपोथेसिस बनाइए जो गलत सिद्ध हो सके। यदि हमारा दावा गलत है तो कौन सा परिणाम दिखाई देगा, यह प्रश्न पूछना आवश्यक है। छठा चरण है बिहेवियर, ईईजी, एमईजी, एमआरआई, ऑटोनॉमिक फिजियोलॉजी, स्लीप, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। इनमें से जो वैज्ञानिक प्रश्न के लिए उचित हो उसका प्रयोग कीजिए। सातवां चरण है क्रॉस सेक्शनल स्टडी से आगे बढ़िए, लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज कीजिए, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स बनाइए, इंटरवेंशन स्टडीज कीजिए, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कीजिए। और अंतिम चरण होना चाहिए कि देखिए कि खोज केवल उसी परंपरा तक सीमित है या मानव मस्तिष्क के किसी सामान्य सिद्धांत को प्रकट करती है। तो हमारे देश भारत को क्या करना चाहिए? मेरे विचार से भारत को अगले 10 वर्षों में एक राष्ट्रीय रिसर्च प्रोग्राम बनाना चाहिए। हमें लॉन्ग ड्यूरेशन कॉग्निटिव प्रैक्टिसेस का एक ओपन एटलस बनाना चाहिए। कहाँ वेद पाठी हैं, कहाँ अवधानी है, कहाँ व्याकरण और दीर्घकालिक परंपराएं हैं, कहाँ ध्यान और योग की विशिष्ट ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, कहाँ लाइफ लॉन्ग स्कॉलर्स की पॉपुलेशन है। फिर हमें प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स बनाने चाहिए। प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले बेसलाइन असेसमेंट होना चाहिए, फिर लॉन्जिट्यूडनल फॉलोअप होना चाहिए। हमें न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशनल साइंस और मेडिसिन को एक साथ लाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह रिसर्च भारत में करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन भारत में है, इनकी भाषाएं भारत में है, इनकी परंपराएं भारत में जीवित हैं और इनके अध्ययन के लिए आवश्यक कॉन्टेक्चुअल एक्सपर्टीज भी भारत में विकसित की जा सकती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अंत में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि भारत ज्ञान परंपराओं को न तो बिना प्रमाण के महिमा मंडित करना चाहिए, हमें अपनी ज्ञान परंपराओं को बिना प्रमाण के महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, एज अ साइंटिस्ट कह रहा हूं, और ना बिना अध्ययन के अस्वीकार करना चाहिए, यानी बिना इसको समझे, पढ़े, स्टडी किए इसको अस्वीकार भी नहीं करना चाहिए। हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स न्यूरल मैकेनिज्म्स नहीं हैं। एमआरआई इमेजेस किसी दर्शन को सत्य सिद्ध नहीं करती, क्रॉस सेक्शनल डिफरेंसेस कॉजेशन सिद्ध नहीं करते, और सांस्कृतिक महत्व किसी हाइपोथेसिस को फॉल्सिफिकेशन में मुक्त नहीं करता। लेकिन यदि हम कठोर वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं, यदि हम विद्वान और प्रैक्टिशनर्स को सम्मान पूर्वक समझें, यदि हम सही प्रश्न पूछें, यदि हम लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज बनाएं, कोहोर्ट्स बनाएं, यदि हम नेगेटिव फाइंडिंग्स भी प्रकाशित करें, और यदि हम इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करें, तो भारतीय ज्ञान परंपराएं मानव मस्तिष्क विज्ञान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिस्कवरी रिसोर्स बन सकती हैं। हमारा उद्देश्य भारतीय परंपराओं का न्यूरोसाइंस बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य भारतीय परंपराओं से प्रेरित होकर मानव मस्तिष्क का अधिक व्यापक विज्ञान बनाना है। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।